Assalamualaikum, my dear students. I am Zubair sir from Department of Mathematics at Sky Classes. Welcome to RCC 4.0, the program we are doing from last 3 years, and this is the 4th consecutive year of doing this program for you all. And in today's lecture, I will discuss some important questions of your chapter relations and functions. So starting this lecture with question number 1. Our question number 1 is, determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको मैं याद दिलाऊं कि रिलेशन क्या होता है. रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं एज एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. 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 फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक सेट ए है. सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड आई हैव अनदर सेट बी इज इक्वल टू 4 5. सो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? दैट विल बी ए क्रॉस बी. सो ए क्रॉस बी इज एक्चुअली डिफाइंड एज the set of all the possible ordered pairs from these two sets, set A and set B. तो इसके possible ordered pairs क्या बनेंगे? वो बनेगा 1, 4 एक ordered pair आएगा, and then 1, 5 and in the same way 2, 4 2, 5 and then 3, 4 3, 5 2, 4 2, 5 and then 3, 4 3, 5. So these are all the possible ordered pairs from A to B and we call it as the Cartesian product of these two sets, set A and set B. अब मैंने आपको बोला that relation is the subset of Cartesian product. तो यहां से अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक रिलेशन उठाया, मैंने एक सबसेट उठाया यहां से Cartesian product से, मैंने एक एलिमेंट यहां से उठाया 1, 4 एंड लेट अस सपोज कोई और एलिमेंट उठाया 2, 4. सो एक्चुअली जो यहां पे मैंने दो एलिमेंट्स को एक सेट में रखा, दिस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. दिस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड हेंस आई कैन कॉल इट एज द रिलेशन बिकॉज रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. सो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट कहलाता है रिलेशन. सो दिस इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. एंड अनदर एग्जांपल रिलेशन 2. मैं फाई को भी कॉल कर सकता हूं एज रिलेशन. व्हाई? Because you know that every empty set is the subset of every set. So phi is the subset of this A cross B also. Because आपने subset में पढ़ा होगा क्लास 11th में that phi is the subset of every set या empty set is the subset of every set. और एक चीज आपने वहां पे पढ़ी थी that every set is the subset of itself. So यहां पे phi जो है it's also the subset of A cross B. तो इसको भी मैं एक relation कॉल कर सकता हूं जिसको हम empty relation बोलते हैं. इसको हम बोलते हैं empty relation. So what is relation in simple words? Relation is any subset of Cartesian product. It is any subset of Cartesian product. Any subset of Cartesian product. तो यहां से मैंने एक सबसेट ले लिया, दूसरा सबसेट ले लिया एंड इन द सेम वे यहां से मैं और भी सबसेट चूज कर सकता हूं. लेट सपोज मैं 2, 5 लूंगा, 3, 4 और 3, 5 को उनको कर्ली ब्रेस में क्लोज करूंगा और वो भी एक सबसेट बनेगा A क्रॉस B का. एंड इसके बाद हमने क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिलेशंस. टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने पहले सीखा था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है. रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम बोलते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए. कोई सेट ए आपके पास है और स्मॉल अल्फाबेट ए बिलोंग्स टू सेट ए, कोई एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग करता है, तो इंप्लाइज A, A should belong to R. A should belong to R. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके पास अगर कोई सेट A है, सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 1, 2, दैट मींस उस रिलेशन में 1, 1 एंड 2, 2 होना जरूरी है. सो फॉर ऑल A belongs to set A, A should belong to R. This relation is called as a reflexive relation. And another type of relation is called as symmetric relation. सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन हम बोलते हैं फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू सेट A. अगर दो एलिमेंट्स मैंने सेट A से उठाया, दो सेट्स A, B अगर A में है, एंड देन इफ अगर A, B ऑर्डर्ड पेयर A, B रिलेशन में है, तो इंप्लाइज B,
B comma A should also belong to R। तो मतलब गरज कि अगर आपके पास एक सेट है, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3, आपको रिलेशन में 1 comma 2 है, तो इसका मतलब है 2 comma 1 भी उसमें उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर A comma B रिलेशन में है तो B comma A भी रिलेशन में आना चाहिए। तो आप उस रिलेशन को बोलोगे दैट दिस रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। एंड देन लास्ट टाइप ऑफ रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन क्या होता है? अगर आपके पास तीन एलिमेंट है, सेट ए, सेट ए बी सी, अगर ये तीन एलिमेंट्स है जो सेट ए में है, एंड if a comma b belongs to R, if a comma b belongs to R and comma b comma c belongs to R, then there should be a comma c in R, there should be a comma c present in the relation। so अगर आपके पास कोई सेट है, सेट containing elements 1 2 3 and रिलेशन में आपको क्या है, रिलेशन में है 1 2, आपको रिलेशन में है 2 3, तो that means 1 comma 3 should belong to R। अगर आपके पास है 1 2 in R and then 2 3 in R, then 1 3 should be present in the relation, then and only then you will call that relation as transitive relation। so what is reflexive relation? Reflexive relation is for all A belongs to A comma A should belong to R। and what is symmetric relation? If A comma B belongs to R, B comma A should also belong to R। and what is transitive relation? If A comma B belongs to R, B comma C belongs to R, then A comma C should also belong to R। and a relation which is reflexive, symmetric as well as transitive is called as equivalence relation। एक ऐसे relation जो reflexive भी हो, जो symmetric भी हो और जो ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। एंड इसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। ध्यान दो जिगर मेरा। क्वेश्चन इज डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मैंने ऑलरेडी आपको डेफिनेशन बता दी, अब आपको यहां से क्वेश्चन से और ज्यादा समझ आएगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है। हम इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दो जिगर। रिलेशन आर इन अ सेट ए। सेट ए आपके पास गिवन है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 13 14। डिफाइन एज रिलेशन इज x comma y ordered pair such that 3x minus y is equal to 0। सो ये आपको रिलेशन यहां पे डिफाइन की गई है एंड आपको दिखाना है क्या ये रिलेशन जो है, रिलेशन अभी किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो मैं आराम से इसको, कोई मसला नहीं, मैं अभी रोस्टर फॉर्म में इसको लिखूंगा। जिस फॉर्म में मैंने आपको पढ़ाया है इसी फॉर्म में मैं इसको लिखूंगा एंड देन आपको अच्छे से समझ आएगा। एंड उससे पहले मैं आपको पहले एक चीज याद दिलाऊं, इसको विजुअल डायग्राम से एक बार दिखाऊंगा आपको। लेट अस सपोज दिस इज सेट ए एंड ये फिर से एक सेट ए है, बिकॉज द रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। यहां पे सेट ए है एंड यहां पे सेट ए है, और एक रिलेशन है जो डिफाइंड है फ्रॉम ए टू ए, और यहां पे बोला गया है एलिमेंट्स है 1 2 3 4 अप टू 14, एंड यहां पे एलिमेंट्स है 1 2 3 4 अप टू 14। सो द रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए एंड यू हैव टू शो दैट whether this relation is reflexive, symmetric and transitive। ध्यान दो जिगर मेरा, इसको पहले मैं रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। सो ये जो रिलेशन है इसको रोस्टर फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा, मैं यहां पे x का वैल्यू यहां से उठाऊंगा जिसको मैं बोलूंगा डोमेन, डोमेन से उठाऊंगा, और यहां से कोडोमेन होता है और कोडोमेन से मुझे रेंज मिलेगा। तो यहां पे पहले x का वैल्यू दूंगा और यहां से मुझे y का वैल्यू ऑब्टेन होगा। तो जब मैंने x का वैल्यू दिया यहां पे 1, तो मुझे y का वैल्यू आया 3। तो एक पहला ऑर्डर पेयर आया 1 comma 3 बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो 3 into 1 is 3, तो यहां पे माइनस वहां y जाएगा तो y इज इक्वल टू 3 आएगा। तो 1 comma 3 मेरा एक ऑर्डर पेयर आया। इसका मतलब है यहां पे एक ऑर्डर पेयर बन गया 1 comma 3। यहां से मैंने डोमेन दिया, यहां से मुझे रेंज मिला, कहां से, कोडोमेन से मुझे रेंज मिला 3। एंड उसके बाद जब मैंने x का वैल्यू 2 दिया, x का वैल्यू 2 दिया, तो 2 देने पे मुझे y का वैल्यू क्या मिलता है, 3 into 2 is 6, तो 6 is equal to y, तो यहां पे इसका वैल्यू आएगा 6। एंड देन जब मैं x का वैल्यू 3 दूंगा तो मुझे y का वैल्यू क्या आएगा, 3 into 3 9, मुझे y का वैल्यू 9 आएगा। एंड इन द सेम वे जब मैं x का वैल्यू 4 दूंगा मुझे y का वैल्यू आएगा 4 into 3 12। एंड देन जिगर मेरा जब मैं x का वैल्यू 5 दूंगा मुझे y का वैल्यू मिलेगा 5 into 3 15। लेकिन एक चीज यहां पे गलत कभी नहीं करना, एक चीज जो इंपॉर्टेंट है यहां पे गलत नहीं करोगे। अगर यहां पे मैंने 1 दे दिया, मुझे 3 यहां पे प्रेजेंट था तो कोई मसला नहीं था। जब मैंने 2x का वैल्यू दिया मुझे 6 मिला, तो यहां पे भी 6 अवेलेबल है। 14
14 तक मुझे नंबर्स अवेलेबल है, तो यहां पे मैंने रेंज से 6 भी उठा लिया, एंड जब मैंने 3 दिया तो मुझे 9 मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मैंने 4 दिया मुझे 12 मिला, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब मैंने 5 यहां पे x का वैल्यू दिया मुझे 15 मिला। लेकिन आपको हमेशा जो y का वैल्यू मिलता है वो कोडोमेन से मिलता है, लेकिन कोडोमेन में मुझे सारे के सारे अवेलेबल जो एलिमेंट्स है वो 14 तक ही है, मुझे यहां पे 15 अवेलेबल नहीं है। तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल नहीं है, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर मुझे कट करना पड़ेगा। तो दैट मींस जो मेरा यहां पे फाइनल जो सेट आएगा, जो रिलेशन आएगा, वो यहां से लेकर यहां तक आएगा। अब इस रिलेशन को देख के आपको जिगर मेरा बोलना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव आप क्या करोगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अगर यहां पे सेट ए में 1 है तो रिलेशन में 1,1 होना जरूरी है। मैंने आपको बोला था फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ए शुड बिलोंग टू आर। तो यहां पे 1 है, 1,1 यहां पे रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, तो आप बोलोगे देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एंड देन सिमेट्रिक के लिए जिगर मेरा अगर 1,3 इसमें है तो 3,1 रिलेशन में होना जरूरी है। तो मैंने आपको बोला था सिमेट्रिक के लिए फॉर ऑल a, b belongs to set a, if a, b belongs to r तो इंप्लाइज b, a should also belong to r। तो यहां पे 1,3 है, लेकिन इसका उल्टा 3,1 रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे, ट्रांजिटिव के लिए अगर मैं यहां पे 1,3 है तो यहां पे 3 से ये ऑर्डर पेयर खत्म होता है और 3 से ये ऑर्डर पेयर शुरू होता है। तो 1,3 इसमें है, 3,9 इसमें है, तो इंप्लाइज 1,9 इसमें जरूरी होना चाहिए। तो यहां पे 1,3 है, 3,9 है, लेकिन 1,9 यहां पर रिलेशन में ही है। तो दैट मींस दिस रिलेशन इज neither रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो इसको आप यहां पे ऐसे ही नहीं छोड़ोगे, जब आप एग्जाम में पेपर लिखने जाओगे आप लिखोगे एज 1 बिलोंग्स टू सेट ए इंप्लाइज 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एंड देन लिखोगे एज 1,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। एंड देन लास्ट में ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे, एज 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,9 बिलोंग्स टू आर बट 1,9 does not belongs to R, therefore this relation is neither transitive। और समझ आया जिगर मेरा। सो ये एक पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, तो ये आप नोट करोगे यहां से। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, relation R in a set A of human beings in a town at a particular time given by R is equal to x, y such that x and y work at the same place। दूसरा पार्ट है x is equal R is equal to x, y such that x is the father of y। ध्यान दोगे जिगर मेरा इस क्वेश्चन की ओर, ध्यान दोगे। रिलेशन है R इज इक्वल ऑर्डर्ड पेयर x, y such that x and y work at same place, आपको बोलना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करोगे, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए x, शुड बिलोंग टू r बिकॉज x बिलोंग्स टू अगर फॉर एग्जांपल ये सेट A है, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। देखो लेट सपोज आपने एक बंदा उठाया सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स से, तो क्या होना चाहिए, x, शुड बिलोंग टू r। तो इसका मतलब है कि x एंड x मतलब शुड वर्क एट सेम प्लेस। तो कॉमन सेंस है, अगर आप कोई भी बंदा उठाओगे, लेट सपोज मैं एक सिकाई क्लास में काम कर रहा हूं, तो मैं अगर खुद को खुद के साथ कंपेयर करूं, दैट मींस जुबैर सर एंड जुबैर सर वर्क एट द सेम प्लेस, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। तो देयरफॉर दिस रिलेशन देयरफॉर एज x बिलोंग्स टू x, x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। ये तो कोई मसला नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे जिगर मेरा, सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे, आप 2 बंदे उठाओगे, लेट अस सपोज x, y बिलोंग्स टू ए, मतलब आपने 2 बंदे उठाए सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स से, लेट अस सपोज जुबैर सर एंड शारिक सर का नाम याद आ गया तो शारिक सर। सो x इज जुबैर सर एंड y इज शारिक सर, एंड लेट अस सपोज x, y बिलोंग्स टू ए, जुबैर सर एंड शारिक सर बिलोंग्स टू सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। नाउ होना क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। तो अगर यहां पे जुबैर सर एंड शारिक सर वर्क एट द सेम प्लेस, तो सिमेट्रिक के लिए होना क्या चाहिए, शारिक सर एंड जुबैर सर शुड वर्क एट द सेम प्लेस। कॉमन सेंस है। तो अगर मैं और शारिक सर एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो उल्टा शारिक सर और मैं एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो इस रिलेशन के मुताबिक, इस रिलेशन के हिसाब से ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी होगी। वाई, यहां पे आप लिखोगे एज इफ x, y
बिलोंग्स टू आर। तो इफ एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्स कमा वाई रिलेशन में है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, जुबैर सर एंड शारिक सर वर्क एट सेकंड क्लासेस, तो इंप्लाइज वाई कमा एक्स बिलोंग्स टू आर। कॉमन सेंस है, अगर एक्स और वाई एक ही जगह काम कर रहे हैं, उल्टा वाई और एक्स भी एक ही जगह काम कर रहे हैं। एंड नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब ट्रांजिटिविटी के लिए आपको तीन एलिमेंट्स उठाने हैं, तीन बंदे उठाने हैं। मैं बोलूंगा लेट अस सपोज एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू सेट ए, बिलोंग्स टू सेट ए। एंड इफ एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, अगर एक्स और वाई एक ही जगह काम कर रहे हैं, कामा वाई और जेड एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? एक्स और जेड भी एक ही जगह काम करने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर जुबैर सर और शारिक सर स्काई में पढ़ाते हैं और शारिक सर और तौसीफ सर स्काई में पढ़ाते हैं, तो दैट मींस जुबैर सर और तौसीफ सर एक ही जगह काम कर रहे हैं, स्काई में पढ़ा रहे हैं। सो ये सिंपल सी चीज है, एक्स कमा वाई अगर रिलेशन में है, वाई कमा जेड अगर रिलेशन में है, और एक्स कमा जेड खुद ही रिलेशन में आ गए अंडर दिस रूल दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। सो दैट मींस यहां पे मैं बोल सकता हूं एक्स कमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। So therefore this given relation x and y work at the same places which was defined on the set of human beings is reflexive, symmetric as well as transitive. I hope कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। Now moving to the second part of this question, x comma y such that x is the father of y. A relation is ordered pair x comma y such that x is a father of y, father of y. अब ध्यान दोगे जिगर मेरा, यहां पे थोड़ी डिफरेंट चीजें हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? एज x बिलोंग्स टू सेट ए, बट आप बोलोगे x कामा x डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों जिगर, यहां पे ऐसा क्यों हुआ? इससे पहले तो हो गया था कि x का एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। अगर जुबैर सर से में काम कर रहा है, उल्टा जुबैर सर भी इसके में काम ही कर रहा है, तो खुद के साथ यहां पे मैं कंपेयर कर सकता था। लेकिन ये एक ऐसा सवाल आ गया दैट x इज द फादर ऑफ y बट नोबॉडी इन वर्ल्ड कैन बी फादर ऑफ हिमसेल्फ। तो अंडर दिस रूल, अंडर दिस रिलेशन, ये जो रिलेशन है ये वैलिड ही नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये वैलिड ही नहीं है। x कैन नॉट बी द फादर ऑफ हिमसेल्फ, तो दैट मींस मैं बोलूंगा देयरफॉर r is not reflexive. This relation is not reflexive. Now symmetric के लिए क्या होगा? Symmetric के लिए क्या होगा? Symmetric के लिए जिगर मेरा आप लिखोगे if x comma y belongs to r. अगर x comma y r में है, रिलेशन में है, रिलेशन क्या है? x is the father of y. होना क्या चाहिए? सिमेट्रिक के लिए होना क्या चाहिए? y कामा x शुड बिलोंग टू r। हमें क्या होना चाहिए? y कामा x शुड बिलोंग टू r। लेकिन जिगर मेरा यहां पॉसिबल ही नहीं है। why? बिकॉज इफ x इज द फादर ऑफ y कैन नॉट बी द फादर ऑफ x देन। और समझ आ रहा है, यहां पे अगर x y का बाप है तो y x का बाप नहीं हो सकता, y फिर x का बेटा होगा। तो यहां पे ये जो रिलेशन है ये इस रूल के हिसाब से वैलिड नहीं है। तो दैट मींस दिस रिलेशन इज नाइदर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है तो सिमेट्रिक भी नहीं है। नाउ ट्रांजिटिविटी के लिए, ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। सो लेट अस सपोज x कामा y रिलेशन में है, मतलब कि x इज द फादर ऑफ y, x इज द फादर ऑफ y एंड y कामा z भी एक r में है, मतलब y इज द फादर ऑफ z। हो सकता है अगर x y का बाप है, y भी किसी का बाप हो सकता है, y कामा z बिलोंग्स टू r। और समझ आ रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए ट्रांजिटिविटी के लिए? x कामा z शुड बिलोंग टू r, x कामा z शुड बिलोंग टू r। तो यहां पे जिगर मेरा इफ x कामा y बिलोंग्स टू r, y कामा z बिलोंग्स टू r बट x कामा z डज नॉट बिलोंग्स टू r। अगर x y का बाप है, y z का बाप है, लेकिन x फिर z का बाप तो नहीं हो सकता। सो दैट मींस देयरफॉर दिस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। और समझ आया? नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस लेक्चर। फिर से आपको दिखाना है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन आर इज इक्वल टू आर। यहां पे रिलेशन रियल नंबर्स यहां पे बोल रहा है रिलेशन आर इन आर
ये वाला आर यहां पे रियल नंबर है, रियल नंबर्स पे यहां पे रिलेशन डिफाइंड है। एंड आर इज इक्वल टू, जो रिलेशन है वो क्या है, जो रिलेशन है दैट्स इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी सच दैट ए इज लेस और इक्वल टू बी क्यूब। हमें देखना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। देखो जिगर, देखो जिगर, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर सेट ए आपको गिवन है सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर में क्या है कि अगर 1 है तो 1, 1 शुड बिलोंग टू आर, 2 है तो 2 शुड बिलोंग टू आर, 3 है तो 3 शुड बिलोंग टू आर। ऐसे करके हर एक एलिमेंट के लिए वैलिड होना चाहिए, हर एक रियल नंबर के लिए वैलिड होना चाहिए, तब जाके आप इसको बोलोगे दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। देखो अगर मैं लूंगा ना 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 इज अ रियल नंबर, तो 1, 1 आर में होना जरूरी है, ये आर में होना जरूरी है, ये होगा भी बिकॉज 1 इज लेस और इक्वल टू 1 क्यूब, ए इज लेस और इक्वल टू ए क्यूब होना चाहिए, तो 1 इज लेस और इक्वल टू 1 क्यूब। 1 अगर यहां पे लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, यहां पे ट्रू है, कोई मसला नहीं। और 2 इज लेस और इक्वल टू 2 क्यूब, यहां से भी कोई मसला नहीं है। यहां पे क्या है, 2 इज लेस और इक्वल टू 2 क्यूब, 2 इज लेस और इक्वल टू 2 4 2 8, यहां पे इक्वल नहीं है लेकिन लेस देन है, 2 इज लेस और इक्वल टू 8, यहां पे भी कोई मसला नहीं, वैलिड आ गया। लेकिन आपको यहां पे रुकना नहीं है, एक जगह आपको कोई चीज सेटिस्फाई करेगी तो आप बोलोगे रिफ्लेक्सिव है, नहीं, यहां पे नेचुरल नंबर की बात नहीं की गई है, नेचुरल नंबर की बात नहीं की गई है, यहां पे बोला गया आपको चेक करना है फॉर रियल नंबर्स, फॉर रियल नंबर्स। देखो क्या होगा यहां पे, ट्विस्ट देखो क्या है, मैं लिखूंगा एज 1/2 बिलोंग्स टू सेट ए, वर सेट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आ रहा है समझ? होना क्या चाहिए, 1/2 तो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, 1/2 कामा 1/2 का क्यूब भी आर में होना जरूरी है। चेक करो, चेक करो, तो इसका मतलब है 1/2 शुड बी लेस और इक्वल टू 1/2 का क्यूब, इट शुड बी लेस और इक्वल टू 1/2 का क्यूब। तो ये जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा 1/2 इज लेस देन, इट इज एक्चुअली ग्रेटर देन 1/2 इज ग्रेटर देन 1/8, बिकॉज जब इस चीज को सॉल्व करोगे ये आएगा 1/2 2 4 2 8, तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/8, तो दैट मींस आप लिखोगे यहां पे इंप्लाइज 1/2 कामा 1/2 रिलेशन में ही नहीं आया, जो रिलेशन गिवन था उस रिलेशन को उसने फॉलो ही नहीं किया। रिलेशन क्या गिवन था, रिलेशन था a शुड बी लेस और इक्वल टू b क्यूब, तो रिफ्लेक्सिव के लिए a शुड बी लेस और इक्वल टू a क्यूब, मैंने a ले लिया 1/2, तो 1/2 शुड बी लेस और इक्वल टू 1/2 का क्यूब, बट 1/2 इज ग्रेटर देन 1/8, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और समझ आया जिगर मेरा, इजी तो है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे, सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे, सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे, सिमेट्रिक के लिए अगर मैं लूंगा लेट अस सपोज 1, 2, लेट अस सपोज 1, 2 बिलोंग्स टू आर, ट्रू तो है बिकॉज 1 इज लेस और इक्वल टू 1 is less or equal to 2 cube. 1 is actually less than 2 cube, है ना? It is less than 2 cube. Less or equal to है तो एक चीज तो फॉलो हो रही है, एक चीज तो फॉलो हो रही है। 1 is less than 2 to the 4 to the 8, कोई मसला नहीं है। लेकिन जिगर मेरा, आप देखो यहां पे ध्यान से देखो, 2, 1 जो है इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन में नहीं आ रहा है। क्यों? बिकॉज 2 जो है it is actually greater than 1 cube, यहां पे 2 is greater than 1 cube, so that means 2, 1 does not belongs to R। हमने सिमेट्रिक में यही तो सीखा that if 1, 2 belongs to R, उल्टा 2, 1 should belong to R, यहां पे नहीं हुआ, that means it's not symmetric। एक जगह फेल हुआ, हर जगह फेल हुआ। और समझ आया, एक जगह फेल हुआ सिमेट्रिक का यहां पे, या रिफ्लेक्सिव का, या ट्रांसड्यूटी का, तो मतलब हर जगह इन जनरल ट्रांसड्यूटी फेल होती है, सिमेट्रिक चीजें फेल होती है, रिफ्लेक्सिव फेल होता है। अगर एक चीज एक जगह पे आपने फेल किया तो ये इन जनरल वैलिड होना चाहिए हर एक चीज के लिए। एंड इन द सेम वे आप क्या करोगे जिगर, आप ट्रांसड्यूटी के लिए चेक करोगे। तो ट्रांसड्यूटी के लिए आप 3 एलिमेंट उठा लो, लेट सपोज आप उठा लो यहां पे जिगर मेरा, आप उठा लो 3, 3/2 उठा लो एंड 5/6 उठा लो, एंड देन चेक करो। यहां पे ये वैलिड नहीं होगा। 3, 3/2 तो आर में है, 3/2, 5/6 भी आर में होगा, बट 3, 5/6 आर में नहीं होगा। सो आप बोलोगे हेंस दिस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। और समझ आ जाएगा। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस लेक्चर। फिर से यही सवाल,
आराम से कर पाओगे, आराम से कर पाओगे जिगर मेरा। इस चीज को रोस्टर फॉर्म में लिखोगे एंड देन दिखाओगे क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। यही क्वेश्चन मैंने यही सवाल मैंने 4 बार इससे पहले दिखाया। आप ए का वैल्यू यहां से उठाओगे 1 तो आपको बी का वैल्यू 2 मिलेगा। आपको पहला ऑर्डर पेयर मिलेगा 1,2। आपको दूसरा ऑर्डर पेयर मिलेगा जिगर मेरा 2 उठाओगे तो 2,3 मिलेगा एंड देन 3 उठाओगे यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां पे 3 + 1 4 मिलेगा एंड आप 4 उठाओगे आपको 4,5 मिलेगा एंड देन 5 उठाओगे आपको 5,6 मिलेगा एंड देन जिगर मेरा एंड देन जब आप इस चीज को चेक करोगे, जब इस चीज को चेक करोगे आपको सिमेट्रिक देखना होगा, सिमेट्रिक तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव देखना होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव देखना होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं है। बिकॉज 1,2 बिलोंग स्टार, 2,3 बिलोंग स्टार, बट 1,3 डज नॉट बिलोंग स्टार। सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। वाई ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? बिकॉज यहां पे 1 था, सेट ए में 1 था, 1,1 कहीं नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक भी नहीं है, 1,2 है, 2,1 यहां कहीं भी नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आप आई होप कि आप इसको आराम से अच्छे से लिख सकते हो। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। फिर से रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक पे फिर से जिगर मेरा सवाल। शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट। आपके पास सेट क्या है? आपके पास यू हैव दिस सेट A इज इक्वल 1 2 3। You have set A is equal to 1 2 3 and the relation is equal to R is equal to 1,2 and 2,1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। ध्यान दो जिगर मेरा, देखो the relation R आप लिखोगे R is not reflexive, R is not reflexive। Why? As 1 belongs to set A, but 1,1 does not belongs to R। That's why, in simple words, that's why this is not the reflexive relation। Symmetric देखो, R is symmetric, R is symmetric। क्यों है symmetric? क्यों है symmetric? As 1,2 belongs to R implies इसका 2,1 भी R में है। That's why this is symmetric। As 1,2 belongs to R implies 2,1 also belong to R, therefore this is symmetric relation। ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, चेक करो। R is not transitive, it is not transitive, R is not transitive। क्यों? As 1,2 belongs to R, 2,1 belongs to R, तो implies 1,1 should also belong to R, which is not present in R। मैंने आपको बोला 1,2 2,1 तो 1,1 should belong to R। जहां पे ये ऑर्डर पेयर खत्म होता है दूसरा वहीं से शुरू होना चाहिए एंड देन इसका फर्स्ट इसका लास्ट भी रिलेशन में होना जरूरी है, तब हम कह सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव है। तो 1,2 2,1 1,1 यहां पे नहीं है तो दैट मींस इट्स नॉट ट्रांजिटिव। सो हमें बोला गया था शो दैट दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, दिखाया इट इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, नहीं है रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव, नहीं है ट्रांजिटिव भी, ये हमने यहां से दिखा दिया और समझ आ जाएगा मेरा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ बड़ा सा सवाल, बहुत बड़ा सवाल लेकिन आसान। शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट A is equal to 1 2 3 4 5 given by R is equal to A comma B such that mod of A minus B is even is an equivalence relation। Show that all the elements of 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। आसान सा सवाल, आसान सा सवाल, ध्यान दो जिगर। शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए। आपके पास सेट क्या है? यू हैव सेट ए इज इक्वल 1 2 3 4 5 गिवन बाय, और रिलेशन क्या है? रिलेशन इज इक्वल ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी सच दैट मॉड ऑफ A minus B is even। सबसे पहला पार्ट इस क्वेश्चन का आपको दिखाना है that this relation is equivalence। equivalence का मतलब है कि a relation must be reflexive, symmetric as well as transitive। So reflexive के लिए देखते हैं। reflexive आप देखोगे as A belongs to set A, मतलब A यहां पे क्या है? A यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को। तो दिस A इज 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर। तो implies mod ऑफ A minus A is equal to 0।
विच इज इवन, विच इज इवन। सर इसका मतलब क्या है? आप यहां से 1 उठाओ ना, 1 - 1 इवन आना चाहिए, 2 - 2 इवन आना चाहिए, 3 - 3 इवन आना चाहिए, 4 - 4 इवन आना चाहिए, 5 - 5 इवन आना चाहिए। तो हमें हमेशा अपनी रिलेशन के ऊपर ध्यान देना होता है। तो हमें जो रिलेशन गिवन है R इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A, B सच दैट मॉड ऑफ A - B इज इवन। तो यहां पे A - A इज इवन, तो हमें ये सेटिस्फाई हो गया। तो अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो दैट मींस इट इज द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो यहां पे बोलोगे देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। आप बोलोगे देयरफॉर R इज reflexive relation. It is reflexive relation. R is reflexive relation. समझ आया जिगर मेरा? नाउ इसका सेकंड पार्ट सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। दूसरी चीज सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। देखो, अगर आपके पास बोला गया है कि A - B is even, A - B is even, तो इसका मतलब क्या है जिगर मेरा? अगर दो नंबर्स का डिफरेंस इवन है तो उल्टा अगर आप इसको यहां पे क्या करोगे काम, आप यहां पे माइनस को कॉमन निकालोगे तो ये बनेगा A, या आप लिखो इसको -A एंड देन ये भी क्या होगा, ये भी इवन होगा। और ये तो वापस यही आता है ना, -B एंड देन -A। तो ये एक्चुअली मॉड यहां पे माइनस को खत्म करेगा। मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ B - A इज ऑल्सो इवन। अब इसका मतलब क्या है जिगर मेरा? ये A और B जो है ये मैं यहां से उठा रहा हूं। आप उठा लो 1, 3। अगर 1 - 3 इवन है तो 3 - 1 भी इवन हो गया। अगर मॉड ऑफ 3 - 5 इवन है तो 5 - 3 भी तो इवन हो गया। अगर दो नंबर्स का डिफरेंस इवन है, वो समझ आ रहा है जिगर मेरा? तो उल्टा उन नंबर्स को आप ऑर्डर चेंज कर दो, वो वापस डिफरेंस इवन ही देगा। तो यहां पे ये कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। एंड उसके बाद ट्रांसिटिविटी के लिए तो देयरफॉर मैं बोलूंगा देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। अब जिगर मेरा ध्यान दो, अगर आपके पास A - B जो है ये इवन है और B - C क्या है, ये भी इवन है, तो A - C आप कैसे निकालोगे जिगर मेरा? A - C आप निकालोगे A - B प्लस B - C। तो यहां पे ये देगा A - C। और समझ आया जिगर मेरा? A - B, B - C इनको ऐड कर दो, मॉड ऑफ A - C। तो इसका मतलब ये भी इवन है। तो गरज कहने का ये है कि अगर 1 - 3 इवन है, 3 - 5 इवन है, तो 1 - 5 इज 4, दैट्स -4, मॉड इसको 4 कर देगा, तो दैट्स अगेन इवन नंबर। अगर जिगर मेरा 2, 4 इज इवन या 4, 2 इज इवन, और समझ आ रहा है? अगर 1, 3, 3, 4 एंड देन 1, 3, 3, 5, तो 1, 5 भी इवन है, और समझ आ रहा है? या अगर 5, 3 इवन है एंड देन 3, 1 इवन है, तो 5, 1 भी इवन होगा। तो यही यहां पे गरज कहने का। सो दैट मीन्स दिस रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट A, set A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 इज रिफ्लेक्सिव, इज सिमेट्रिक, इज ट्रांजिटिव। और समझ आया? ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, और ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये भी जिगर मेरा इवन होगा। अगर A - B इवन है, B - C इवन है, तो A - C भी इवन ही होगा। तो यहां पे जिगर ध्यान दोगे। अब इसका दूसरा पार्ट ध्यान दोगे। ये तो बचपन वाली बात हुई ना। द डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। सर इसका मतलब क्या है? 1, 3 जो है, 1, 3, 1 - 3 क्या है? इवन। अगर ऑड नंबर्स को आपस में डिफरेंस निकालोगे, उनका सब्ट्रैक्शन करोगे, वो तो इवन नंबर देगा। 1 - 3 इज इवन, 3 - 5 इज इवन, 1 - 4 इज इवन, 1 - 5 इज इवन हियर, 1 - 3 इज इवन, 3 - 5 इज इवन, 1 - 5 इज इवन। एंड इन द सेम वे you have to show that each element, all the elements of 2, 4 are related to each other. तो according to the relation is A - B should be even. तो आपको ये भी पता है the difference of two even numbers is again an even number. तो यहां पे 2 - 4 is even, 4 - 2 is even. तो that means अगर आपको ये चीज रिलेशन के हिसाब से सेटिस्फाई कर रही है, तो आप क्या बोलोगे? आप यहां पे बोलोगे that all the elements of 2, 4 are related to each other. But no element of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4. No element of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4. आपको ये भी पता होगा the difference of odd numbers and
इवन नंबर इज एन ऑड नंबर। यहां पे 1 -2 करोगे तो वो आपको -1 देगा, 3 -4 करोगे तो -1 देगा, 5 -2 करोगे तो 3 देगा, 5 -4 करोगे तो 1 देगा। तो यहां पे जिगर मेरा आप बोलोगे देयर इज नो एलिमेंट रिलेटेड टू नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4 अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दैट a, b such that mod of a minus b is even। इस रिलेशन के हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Show that the function f mapped r to r defined by f of x is equal to x square is neither reflexive nor is neither 1 1 nor onto। हाँ, अब रिफ्लेक्सिव सिमेट्री खत्म हो गया। अब हमें दिखाना है क्या फंक्शन 1 1 है, क्या फंक्शन मनी 1 है, क्या फंक्शन ऑन टू है, क्या फंक्शन इन टू है। सो इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को अच्छे से समझने के लिए पहले मैं आपको बताऊं कि 1 1 फंक्शन क्या होता है, मनी 1 फंक्शन क्या होता है, या इन जनरल टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, या फंक्शन क्या होता है इनफैक्ट, एंड देन हम इन क्वेश्चंस को यहां पे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दोगे जिगर। तो क्या होता है फंक्शन? व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड इनफैक्ट दिस इज द फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस पोर्शन जो आप 12th में पढ़ोगे, जो आपके तकरीबन 44 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करता है टोटल वो वेटेज जिसका 44 मार्क्स है। तो ये उसका बेस है। सेट रिलेशन फंक्शन इज द बेस ऑफ कैलकुलस। और यहां से अगर मैं आपको जिगर मेरा दिखाऊं, तीन बेसिक डिफिनेशंस, 3 तरह से मैं आपको फंक्शन समझाऊंगा कि 12th क्लास में हम फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं यहां पे। तो एक चीज हम बोलते हैं फंक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन in which every element of set A has a unique image in set B. Let us suppose you have two sets, set A and set B, and you have to define a function on these two sets, set A and set B. So function will be the special case of relation, special type of relation in which every element of set A has a unique image in set B. ये पहली definition आपकी set की function की हो गई। एंड देन दूसरी डेफिनेशन, कैसे पहचान होगी कि क्या कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। लेट अस सपोज आपके पास 2 ऑर्डर्ड पेयर्स है, a, b एंड देन a, c। अगर आपको किसी भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट है तो वो रिलेशन है, वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो यहां पे जिगर मेरा एक और चीज नोट करोगे, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का अगर आपको रिलेशन है, आपको बोलना क्या वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी हम बोलेंगे ये रिलेशन जो है ये फंक्शन नहीं कहलाएगी। कब कहलाएगी फंक्शन, रिलेशन फंक्शन? व्हेन देयर जो ऑर्डर्ड पेयर्स है, ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, वो डिफरेंट है, वो रिपीटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास सेट ए है, उसमें रिलेशन है, और रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है a, b एंड देन लेट अस सपोज फॉर c, d। तो यहां पे पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट यहां पे रिपीट नहीं हुआ है, तो इस केस में आप बोलोगे जो रिलेशन हमारा है वो फंक्शन कहलाएगा। नाउ थर्ड टाइप है ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। सो हम बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई ग्राफ है, आपको पहचानना है ग्राफ से क्या वो फंक्शन है या नहीं है। मैं एक एग्जांपल यहां पे पहले एक ग्राफ बनाऊंगा। दिस इज y axis and this is x axis, and similarly here this is x axis and this is y axis। एंड आपको क्या करना है काम, आपको ग्राफिकली पहचानना है क्या कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। एंड लेट अस सपोज कोई एक ग्राफ आपको ऐसा है एंड कोई ग्राफ आपको ऐसा है, और आपको दिखाना है कि इन दोनों में से कौन सा फंक्शन है, पहचानना है आपको कौन सा फंक्शन है। तो हम इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। सो हम बोलते हैं इफ वी ड्रॉ अ लाइन
if we draw a line parallel to y-axis, if we draw a line parallel to y-axis, if it cuts a graph at one point, if we draw a line parallel to y-axis, if it cuts a graph at one point, हम बोलते हैं that graph, जो जिस चीज का वो ग्राफ होगा, जिसका वो ग्राफ होगा, वो फंक्शन कहलाएगा. But if we draw a line parallel to y-axis, if it cuts a graph at 2 points, इसको हम बोलते हैं ये फंक्शन नहीं है. लेटर ऑन हम इसको फिर अलग अलग करके पढ़ते हैं, पीस वाइज फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, लेकिन यहां पे इसको बोलते हैं ये फंक्शन नहीं कहलाएगा. क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप ध्यान दोगे जिगर मेरा, यहां पे x के एक वैल्यू पे आपको y का एक वैल्यू मिला, यहां पे एक डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट y का वैल्यू मिला. यहां पे भी अगर आप y एक्सिस पे डालोगे, यहां पे अगर आप वर्टिकल लाइन डालोगे, एक x के वैल्यू पे आपको y एक्सिस पे एक वैल्यू मिला. जो हम बोल रहे थे, यहां पे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए. यहां पे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट x का अलग, y का अलग मिला, x का अलग दिया, y का अलग मिला. तो ये जो है, ये ग्राफ जो है, ये फॉर एग्जांपल जिसका भी ग्राफ होगा उसको हम बोलेंगे ये क्या है, ये फंक्शन है. लेकिन यहां पे अगर जिगर मेरा चेक करोगे, यहां पे अगर ये पॉइंट a है, आपको a पे b भी मिल रहा है, आपको इसी a पे जिगर मेरा c भी मिल रहा है. तो a पे आपको a b भी मिल रहा है, a पे आपको c भी मिल रहा है. यहां पे a, b, a, c आ गया. तो यहां पे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट हो गया. तो हम बोलते हैं इन जनरल, इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इफ इट कट्स अ ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट, इट इज नॉट अ फंक्शन. समझ आया जिगर मेरा? होल्ड ऑन. हम बोलते हैं that if we draw a line parallel to y-axis, if it cuts a graph at more than 1 point, it is not a function. But if we draw a line parallel to y-axis, if it cuts a graph at 1 point, it is a function. और मैंने आपको पहली डेफिनेशन बोली, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी. एंड ऑर्डर पेयर से कैसे पहचानोगे? जब ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं किया गया हो. अगर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट रिपीटेड है तो वो रिलेशन जो है वो रिलेशन है, लेकिन फंक्शन नहीं है. नाउ इसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शंस. टाइप्स में पहला है 1 फंक्शन. तो 1 फंक्शन क्या हम बोलते हैं कि अगर आपके पास जिगर मेरा ध्यान दोगे, यहां पे अगर आपके पास ये सेट A है, ये सेट B है, एंड अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम A to B, एंड यू हैव द एलिमेंट 1 2, यहां पे है 3 4 5, एंड यहां पे ये इसके साथ एसोसिएट है, ये इसका साथ एसोसिएट है. दैट मीन्स यहां पे जो फंक्शन है इट इज 1 3 एंड इट इज 2 4. हम बोलते हैं a function is said to be 1 if distinct elements of set A has distinct image in set B. That means 1 has a distinct image, 3, 2 has a distinct image, 4. So this function is said to be 1 function. और एक तरीका इस फंक्शन को पहचानने का, अगर यहां पे फिर से A है, यहां पे फिर से B है, यहां पे फंक्शन इज मैप्ड फ्रॉम A to B, एंड यहां पे है x1, यहां पे है x2, यहां पे होगा फंक्शन ऑफ x1, यहां पे होगा फंक्शन ऑफ x2. ऑब्वियस सी बात है, x1 फंक्शन ऑफ x1, x2 फंक्शन ऑफ x2. हम बोलते हैं if f of x1 is equal to f of x2, अगर ये दो चीजें बराबर हो गई तो इसका मतलब क्या है? फॉर अ फंक्शन टू बी 1 इसका मतलब है x1 एंड x2 शुड ऑल्सो बी इक्वल. और समझ आ रहा है जिगर मेरा? अगर यहां पे f of x1 f of x2 दो चीजें एक साथ आ गई, लेकिन ये दो चीजें डिफरेंट है, तो वो 1 नहीं हो गया. वहां पे x1 और x2 की फिर एक ही इमेज आ गई. और समझ आ रहा है? लेकिन अगर f of x1 f of x2 अलग अलग है, तो ये दो अलग अलग है, तब भी 1 है. अगर ये दो चीजें एक ही है, ये भी एक ही होना चाहिए, तब भी 1 है. लेकिन अगर f of x1 f of x2 एक चीज है, ये दो है, तब वो 1 नहीं हो गया, तब वो मनी टू 1 हो गया. अभी आपको और समझ आ जाएगा. दिस इज 1. अब मैं आपको मनी 1 समझाऊंगा. मनी 1 फंक्शन. लेट अस सपोज आपके पास एक फंक्शन है 1 3 एंड 1 4. मतलब के आप यहां पे रेड पेन से समझना कि मैं कौन सी रिलेशन दिखा रहा हूं. आपके पास है 1 3 एंड आपके पास है 1 4.
समझना जिगर मेरा, समझना जिगर मेरा। और लेट अस सपोज ये जो है ये 2,5 के साथ एसोसिएट है। रेड पेन किससे मैं आपको मनी वन समझा रहा हूं। तो यहां पे क्या है, वेट 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 वेट, इज नॉट 1,1 1,2, ये ऐसे तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। वेट 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 वेट, इट इज 1,3 2,4, 1,3 एंड देन 2,3, 1,3 2,3, 1,3 2,3। अब यहां पे ध्यान दो जिगर मेरा, यहां पे क्या है, यहां पे एक सेकंड, ये यहां पे कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा। इसको मैं एक सेकंड के लिए रब करता हूं, मैं अलग से डायग्राम बनाऊंगा इसका। 1,3 एंड देन 2,3, 2,3। ध्यान दो जिगर मेरा, अगर मैंने यहां पे फिर से 2 सेट्स ले लिए एंड देन यहां पे और एक सेट ले लिया मैंने, एंड दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, दिस इज द फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। यहां पे है 1 2, यहां पे है 2 3 4। ध्यान देना, ध्यान देना, 1 इज एसोसिएटेड टू 3 एंड देन 2 इज ऑल्सो एसोसिएटेड टू 3। यहां पे क्या है, यहां पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट इमेज। यहां पे 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव द सेम इमेज इन सेट बी। यहां पे 1 हैज 3 इमेज, 2 हैज ऑल्सो 3 इमेज। तो इसको हम बोलते हैं इट इज many to 1, इट इज नॉट 1 to 1। यहां पे क्या था, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, 1 हैज 3 इमेज, 2 हैज 4 इमेज, बट यहां पे 1 हैज 3 इमेज, 2 हैज ऑल्सो 3 इमेज। और समझ आ रहा है जिगर मेरा, यहां पे एक चीज से कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको बोला था ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां से बाद में दूसरा एलिमेंट रिपीट हो सकता है, कोई मसला नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन का मतलब है पहला ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, दूसरा हो सकता है। सो यहां पे 1 का 3, 2 का 3, तो इट इज many to 1 एंड इट इज 1 to 1। और समझ आया जिगर मेरा, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर यहां पे x1 और x2 अलग अलग चीजें हैं, f of x1 f of x2 अलग अलग होना चाहिए। मतलब कि x1 अटैच होना चाहिए था f of x1 के साथ, x2 अटैच होना चाहिए f of x2 के साथ, तब ये डिस्टिंक्ट हो गया, तब ये डिस्टिंक्ट हो गया। तो दैट मींस ये 1 1 है। अगर f of x1 f of x2 एक चीज है, तो x1 और x2 को एक चीज होना जरूरी है, तब जाके भी ये 1 1 है। लेकिन जिगर, अगर f of x1 f of x2 एक ही चीज है, लेकिन x1 x2 दो डिफरेंट चीजें हैं, दो डिफरेंट चीजें एक ही चीज से मिल रहा है, तो दैट मींस ये क्या है, ये many to 1 है। वो आया समझ जिगर मेरा। तो इसके लिए दूसरी डेफिनेशन many 1 के लिए क्या है, इसके लिए है कि इफ f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is not equal to x2, तब मैं बोलूंगा ये many 1 है। बट इफ f of x1 is equal to f of x2, तो implies x1 is equal to x2, तब ये 1 1 है। और यहां पे एक और चीज आप नोट करोगे, 1 1 फंक्शन को हम दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। 1 1 फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंजेक्टिव फंक्शन। नाउ और 2 टाइप्स फंक्शन के, 1 1 हो गया, many 1 हो गया। इसके बाद ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू और इन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू का दूसरा नाम है सरजेक्टिव, सरजेक्टिव। अच्छे से समझना इस टॉपिक को। ऑन टू का दूसरा नाम है सरजेक्टिव, ध्यान दो जिगर मेरा। So this is set A again, this is set B again, and a function is defined, f is defined from A to B. यहां पे 1 2, यहां पे 3 4। A function is defined from A to B. So ध्यान दो, किसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन और किसको बोलते हैं इन टू फंक्शन। देखो ध्यान दो जिगर, यहां पे ये फंक्शन 1 1 है। सर 1 1 तो है, 1 1 तो है। कैसे है 1 1? बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, कोई मसला नहीं है 1 1 के लिए। लेकिन इंजेक्टिव मतलब 1 1 है, लेकिन सरजेक्टिव ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है? ऑन टू के लिए जिगर मेरा कंडीशन ये है दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी शुड हैव सम प्री इमेज इन इट। मतलब कि बी में कोई ऐसा एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, जिसको हम ये भी बोलते हैं कि रेंज ऑफ
of the function should be equal to the codomain of the function. यहां पे रेंज क्या है 3 4, यहां पे कोडोमेन क्या है वो है 3 4. और समझ आया जिगर मेरा. सो रेंज इज इक्वल टू द कोडोमेन. रेंज क्या है आउटपुट, 1 का आउटपुट 3, 2 का आउटपुट 4. तो यहां पे 3 और 4 रेंज भी है, आउटपुट भी यही है. और समझ आया जिगर मेरा. और यहां पे कोडोमेन भी यही है, 3 और 4 कोडोमेन भी है. व्हेन द रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, वी से दैट द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन. मतलब कि हर एक एलिमेंट बी का ऐसा है कि उसका कोई ना कोई प्रीइमेज होना चाहिए. 3 का प्रीइमेज 1, 4 का प्रीइमेज 2, 1 का इमेज 3, 2 का इमेज 4. तो उल्टा 4 का प्रीइमेज 2, 3 का प्रीइमेज 1. सो दिस इज ऑन टू फंक्शन. ये 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है. इस फंक्शन को मैं 1 1 भी बोलूंगा, ऑन टू भी बोलूंगा. एंड लेटर ऑन और एक चीज यहां से मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले हम इस चीज को समझते हैं. यहां पे देखो जिगर मेरा, यहां पे ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है. कैसे है 1 1 और कैसे है हीरो 1 1? बिकॉज 1 का डिस्टिंक्ट इमेज 3, 2 का डिस्टिंक्ट इमेज 4. ये 1 1 है. लेकिन जिगर मेरा ये ऑन टू फंक्शन नहीं है. क्यों नहीं है ऑन टू फंक्शन? बिकॉज यहां पे रेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन. range of f is not equal to the codomain of f. Range of f is not equal to the codomain of f. मतलब यहां पे रेंज है 3,4 आउटपुट, लेकिन कोडोमेन है 3 4 5. या इन सिंपल वर्ड्स आप बोलोगे देयर इज एन एलिमेंट इन सेट बी 4 5 विच डू नॉट हैव एनी प्री इमेज इन ए, जिसका कोई प्री इमेज ही नहीं है. 1 का इमेज 3, 2 का इमेज 4, 3 का प्री इमेज 1, 4 का प्री इमेज 2. लेकिन 5 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है. तो ये 1 1 तो है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है, ये इनटू फंक्शन है. और समझ आया जिगर मेरा, समझ आया जिगर मेरा. तो यहां पे इस चीज को देखोगे, क्या ये 1 1 है सर? हाँ 1 1 है. क्या ये इनटू है या ऑन टू है? ऑन टू है. क्यों ऑन टू है? बिकॉज 5 का कोई प्री इमेज नहीं है. और समझ आया, समझ आया. अब इस चीज को देखते हैं, क्या ये 1 1 है? नहीं, ये 1 1 नहीं है. ये मनी 1 है, बिकॉज मनी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज सेम इमेज इन बी, सो इट इज मनी 1. क्या ये ऑन टू है? नहीं, ये ऑन टू भी नहीं है, बिकॉज 2 और 4 का कोई प्री इमेज नहीं है. रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन. यहां पे कोडोमेन में 2 और 4 है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है. देयरफॉर दिस फंक्शन इज व्हाट? दिस इज इनटू फंक्शन. इट इज मनी 1 इनटू मनी 1 इनटू. वेरी गुड. अब लास्ट में और एक चीज, हमने बोला 1 1 प्लस क्या है? ये प्लस है, ये ऑन टू, बिकॉज यहां पे 3 और 4 का प्री इमेज है. रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ. इस टाइप ऑफ फंक्शन को मैं बोलता हूं इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन. इसको मैं दूसरा नाम बोलता हूं बाइजेक्टिव. क्यों मैंने बोला बाइजेक्टिव? बिकॉज इट इज इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव. इट इज इंजेक्टिव मतलब इट इज 1 1. इट इज सर्जेक्टिव मतलब इट इज ऑन टू. अ फंक्शन विच इज 1 1 as well as on to, where range of f is equal to the codomain of f, that function is called as bijective function. और समझ आया जिगर मेरा. So what is 1 1 function? If distinct elements of set A has distinct image in set B, the function is said to be 1 1. What is many 1? If many elements of set A have the same image in set B, it is said to be many 1 function. And what is on to function? If there is some element in set B which do not have any pre-image in A, that particular function is said to be on to function. And what is into function? A function in which there is some element in set B which do not have any pre-image in A. या in general जिसमें हम बोल सकते हैं कि where range of f is not equal to the codomain of f, उसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन. एंड व्हाट इज बाइजेक्टिव फंक्शन? अ फंक्शन व्हिच इज 1 1 as well as on to function where range of f is equal to the codomain of f. That particular function is said to be bijective function. समझ आया जिगर मेरा. Now moving to the questions of from the portion functions. ध्यान दो जिगर, ध्यान दो. बोला गया है कि show that the function f mapped R to R. Show that the function f mapped real number to real number. Defined as function is equal to x square. Is neither 1 1 nor on to. हमें दिखाना है ये तो ना तो 1 1 है ना तो on to है. सिंपल सा सवाल. A function is defined from real number to real number. मतलब यहां से भी रियल नंबर, यहां से भी रियल नंबर. एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर. मतलब कि यहां पे भी 0 है, यहां पे भी -1 है, यहां पे भी -2 है, यहां पे भी -3 है, यहां पे अप टू माइनस इंफिनिटी. एंड देन 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी. एंड सेम एलिमेंट्स यहां पे है -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी. रियल नंबर यहां से भी, रियल नंबर यहां से भी.
आपको दिखाना है ये रिलेशन जो है, ये फंक्शन जो है, इट इज नॉट 1 1 नॉट ऑन्ट। 1 1 के लिए क्या होना चाहिए जिगर? आपको इतना तो पता है दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि यहां पे फंक्शन ऑफ एक्स जो है इट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। व्हाट डज दिस मीन नाउ? दिस मीन्स आप x का वैल्यू डोमेन में से यहां से कोई भी उठा लो, 0 उठा लो, आपको f ऑफ 0 आएगा 0 स्क्वायर दैट इज 0। आप -2 उठा लो, आपको आएगा -2 का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 4। और समझ आया जिगर मेरा? दैट्स इक्वल टू 4। और एक चीज आप यहां पे ध्यान दो, सिंपल आपके लिए बनाता हूं मैं। अगर आप यहां पे उठाओगे f ऑफ -1, वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा -1 का स्क्वायर, वो आएगा 1। और समझ आया? -1 का स्क्वायर वो आएगा 1। अगर मैंने उठाया f ऑफ 1, वो आएगा बराबर 1 का स्क्वायर, वो भी किसके बराबर है? 1 के बराबर। और समझ आया जिगर मेरा? समझ आया? तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा? मैं यहां पे बोलूंगा एज f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1। बट -1 और 1 जो है वो इक्वल नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1। और समझ आया हीरो? सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है -1 का इमेज भी आया 1 और 1 का इमेज भी आया 1, तो बन गया ना मनी 1। जब आपने यहां पे x का वैल्यू -1 दे दिया, -1 का स्क्वायर आया 1, 1 दे दिया, 1 का स्क्वायर आया 1, तो मतलब f फंक्शन ऑफ -1 और फंक्शन ऑफ 1 आ गया। इस -1 का भी 1 का भी 1, तो दैट मींस माइनस फंक्शन इन दोनों का सेम, लेकिन दो एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। मैंने आपको बोला था इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, बट x1 और x2 अलग अलग है तो वो मनी 1 है, वो 1 1 नहीं है। तो ये फंक्शन क्या है? दिस इज नॉट 1 1। अब ऑन टू के लिए क्या है? मैंने ये चीज आपको यहां पे मैंने लिखवाई दैट f ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। मैंने लिखवाई f ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ध्यान दो कि जिगर मेरा, मैंने लिखवाया f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। मैंने लिखवाया f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। मैंने लिखवाया f ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फंक्शन को आप जो भी वैल्यू दे रहे हो, आपको या तो 0 मिल रहा है या तो 0 से बड़ा मिल रहा है। और समझ आ रहा है? मतलब कि -1 आपको आंसर नहीं आ रहा, -2 आपको आंसर नहीं आ रहा, -100 आपको आंसर नहीं आ रहा है, जो कि यहां प्रेजेंट है। समझ आ रहा है? मतलब आपने x स्क्वायर यहां पे f ऑफ x इज इक्वल x स्क्वायर, आपने यहां पे -1 दे दिया, आपको यहां पे +1 मिला। आपने -2 दे दिया, आपको +4 मिला। आपने यहां पे -5 दे दिया, आपको यहां पे +25 मिला। तो हर एक एलिमेंट जो भी नेगेटिव नंबर यहां पे है कोडोमेन में, उनकी कोई प्री इमेज पीछे है ही नहीं। आप -1 दे रहे हो, सारे नंबर्स दे रहे हो, यहां खाली पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं। अगर पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं तो नेगेटिव नंबर सारे छूट गए। अगर कोई भी एक नंबर कोडोमेन में से छूट गया, वो तो इनटू फंक्शन हो गया ना बेटा, क्योंकि उसकी कोई प्री इमेज ही नहीं है। तो आप लिखोगे एज, यहां पे लिखोगे एज, आप लिखोगे एज -1 इन कोडोमेन डू नॉट हैव एनी प्री इमेज, therefore the function is what? Therefore the function is into function, it is not onto, so hence the function is neither 1 1 nor onto. I hope कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। Now moving to the question number 8 of this lecture. Show that the modulus function f mapped R to R. The modulus function f mapped to real number to real number, real number to real number. F of x is equal to mod x. F of x is equal to mod x. Is where x is a positive or 0 and x is minus x if x is negative. आपको दिखाना है it is neither 1 1 nor onto. आपको पता है मॉड फंक्शन क्या होता है? मॉड फंक्शन होता है जब इसको ब्रेक करते हैं जिगर मेरा, when x is greater or equal to 0, ये क्या होता है? ये x ही देता है, and when x is less than 0 ये minus x देता है। आपको ये तो पता ही होगा। अब आपको दिखाना है this function is neither 1 1 nor onto. ध्यान दोगे जिगर मेरा, अगर मैं यहां पे f ऑफ -1 लिखूं तो f ऑफ -1 का मतलब है मॉड ऑफ -1, जो है यहां पे x का वैल्यू दे रहा हूं, यहां पे भी आएगा, तो मॉड ऑफ -1 इज 1। अगर मैं यहां पे f ऑफ 1 लिखूं तो आप बोलोगे सर मॉड ऑफ 1 दैट्स अगेन 1। तो हुआ क्या जिगर? यहां पे हुआ क्या? यहां पे फिर से वही समस्या आ गई। यहां पे जिगर मेरा फिर
फिर से क्या आ गया यहां पे, फिर से f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। यहां पे फंक्शन ऑफ -1 और फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू 1 आ गया। लेकिन जिगर मेरा -1, बट आप लिखोगे -1 इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। और समझ आया जिगर मेरा? आसान तो है, आसान तो है। दूसरी चीज ऑन टू के लिए फिर से मैं आपको बता दूं, एज यू नो दैट मॉडुलस फंक्शन गिव्स द एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर मॉडुलस फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, यहां से फंक्शन आपको डिफाइंड है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब यहां पे सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो पॉजिटिव रियल नंबर वहां पे आंसर है ही है, लेकिन यहां से सारे नेगेटिव रियल नंबर्स का भी मॉड पॉजिटिव कर देता है। तो अगर ये आपका यहां से डोमेन उठता है रियल नंबर से, यहां से कोडोमेन है, यहां पे रेंज उठता है, तो कोडोमेन में सारे नेगेटिव रियल नंबर्स का कोई प्रीइमेज है ही नहीं। मतलब मॉड ऑफ 1 इज 1, मॉड ऑफ -1 इज 1, मॉड ऑफ 2 इज 2, मॉड ऑफ -2 इज ऑल्सो 2, मॉड ऑफ -5 इज 5, mod of 5 is 5, mod of 100 is 100, mod of -100 is also 100। मतलब यहां सारे जो नेगेटिव रियल नंबर्स है गए बाढ़ में, उनका कोई प्रीइमेज है ही नहीं। यहां जो भी नंबर आप देते हो, यहां पे इनपुट देते हो, जहां पे अपने मॉड में, मॉड क्या करता है काम जिगर मेरा, मॉड हर एक नंबर को पॉजिटिव बना देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। आपने x को नेगेटिव दिया, पॉजिटिव दिया, आपको वहां से पॉजिटिव मिलता है। तो दूसरी साइड से जहां पे पॉजिटिव मिलता है, वहां पे तो नेगेटिव नंबर भी तो प्रेजेंट है ना, नेगेटिव रियल नंबर भी प्रेजेंट है, बिकॉज रियल नंबर्स है। वो समझ आ रहा है जिगर मेरा? तो क्या आप बोलोगे, ऑल द नेगेटिव रियल नंबर्स डू नॉट हैव एनी प्रीइमेज इन द रियल नंबर जहां से आप डोमेन उठाते हो। और समझ आया? इतना करने की जरूरत नहीं है। आप एक एलिमेंट को प्रूव कर दो कि वहां उसका प्रीइमेज नहीं है। जब एक एलिमेंट की प्रीइमेज नहीं है तो वो वहां से इनटू बन गया। तो आप यहां पे लिखोगे एज -1 इन कोडोमेन डू नॉट हैव एनी प्रीइमेज, therefore f is not onto, f is into, so hence the function is neither 1 1 nor onto। I hope कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, अब सिग्नम फंक्शन यहां पे माइनस साइन लगा दो, बिकॉज व्हेन x is less than 0 it gives -1। सो सिग्नम फंक्शन वहीं से बोला गया है भाई, दो ही चीजें हैं, तीन चीजें हैं इनफैक्ट। सिग्नम फंक्शन SGN of x, इट इज 0 व्हेन x is 0। खुद नहीं लिख रहा हूं बेटा, यहां पे गिवन है, यहां पे गिवन है। क्या गिवन है? यहां पे गिवन है दैट व्हेन x is 0 द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0, एंड व्हेन x is greater than 0, SGN of x व्हेन x is greater than 0, तो इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है 1, तो इसका वैल्यू 1 है, तो इट इज इक्वल टू 1। एंड व्हेन SGN of x व्हेन x is less than 0, इसका वैल्यू है -1। ये सिग्नम फंक्शन बताता है। अब तो इतना तो आप आराम से कर सकते हो ना जिगर मेरा। हमें अगर तीन ही चीजें मिल रही है, तीन ही चीजें मिल रही है, मतलब आप यहां से कोई भी नंबर देते हो, कोई भी नंबर देते हो, आपको कोई भी पॉजिटिव नंबर देते हो, x ग्रेटर देन 0, आपने 1 दे दिया, 2 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया। एक चीज आपको पता होगी, सिग्नम फंक्शन क्या है? सिग्नम फंक्शन कुछ ऐसा बिहेव करता है, सिग्नम फंक्शन कुछ ऐसा होता है। सिग्नम फंक्शन ऑफ x व्हेन x is not equal to 0, it's actually what? It's actually mod of x by x। ये होता है। आप यहां पे x का वैल्यू 1 देते हो, आपको 1 मिलता है। आप x का वैल्यू 2 देते हो, आपको 2 भी मिलेगा। 3 देते हो, 3/3 इज नहीं 2 नहीं मिलेगा, तब भी 1 ही मिलेगा। आप 3 देते हो, 3 मिलेगा, 1 मिलेगा। 4 देते हो, 4/4 इज 1। 5 देते हो, 5/5 इज 1। 6 देते हो, 6/6 इज 1। So that means 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 have the same image, so therefore it is many-one function। 1 1 कहां से हो गया? समझ आ गया? So for x greater than 0 it gives 1। आप क्या लिखोगे फिर एग्जाम में? Therefore there are many numbers or all the positive real numbers gives the value 1। therefore this function is not 1 1 function, this is many-one function। अच्छा, ये कब है? When x is greater than 0। और
मॉड ऑफ x बाय x इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज लेस देन 0। आप -1 देते हो, -1 ऊपर, नीचे 1 बनेगा, नीचे -1 माइनस वो कैंसिल आउट हो गए, -1 ही बनेगा, नीचे -1 ऊपर -2 दोगे, मॉड बनाएगा 2, नीचे -2, तो 2 और 2 कैंसिल, -1 फिर से आ गया। तो फिर से क्या हो गया जिगर मेरा 1 1 फंक्शन तो नहीं रह गया। वाई? बिकॉज काफी ज्यादा नंबर्स का एक ही वहां से इमेज है -1, तो ये 1 1 नहीं है, दिस इज -1 फंक्शन। अच्छा, व्हाट अबाउट ऑन टू फंक्शन? व्हाट अबाउट ऑन टू? सर ऑन टू भी नहीं है। क्यों नहीं है ऑन टू? बिकॉज आप x से बड़ा कोई भी नंबर दे रहे हो, आपको 1 मिल रहा है। x से छोटा कोई भी नंबर दे रहे हो, आपको तब भी 1 मिल रहा है। आप 0 दे रहे हो, आपको 0 मिल रहा है। आपको खाली 3 चीजें मिल रही है। यहां से भी रियल नंबर था, यहां से भी रियल नंबर था। आपने यहां से सारे रियल नंबर चेक किए, आपने -1 दे दिया, -2 दे दिया, -3, -4, -5, 0, 1 2 3 4 5। यहां से 3 ही चीजें मिल रही है, 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, -1 मिल रहा है। लेकिन रियल नंबर में तो खाली 3 ही चीजें नहीं है ना, -1, 0 और 1। यहां से तो इन्फिनिट नंबर्स है, उनका कोई प्रीमेज ही नहीं है। तो आप यहां पे लिख सकते हो सिंपल लफ्जों में, आप 2 को उठा लो, आप बोल सकते हो एज 2 इज इन कोडोमेन which do not have any preimage, therefore the function is not onto, so hence this function is neither reflects neither 1 1 nor onto। और समझ आया जिगर मेरा? now moving to the question number 10। हाँ, फिर से 1 1 और onto पे, फिर से 1 1 और onto पे। इंपॉर्टेंट सवाल, आसान सवाल। फिर से फंक्शन इज मैप्ड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और आपके पास फंक्शन क्या है? आपके पास बेटा फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 3 - 4x। अच्छा, तो 1 1 के लिए क्या करोगे? आप बोलोगे लेट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। तो कैसे चेक करते हो 1 1? लेट अस सपोज f of x1 इज इक्वल टू f of x2, तो आना क्या चाहिए? x1 और x2 इक्वल आना चाहिए। तो यहां पे मैं लिखूंगा 3 - 4x1 अगर बराबर है 3 - 4x2। तो यहां पे जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे 3 कैंसल, 3 -4 4 x1 x2 के बराबर आ गया। तो आप बोलोगे देयरफॉर द फंक्शन इज 1 1। व्हाई? बिकॉज मैंने लेट किया था दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2, तो इंप्लाइज x1 और x2 बराबर आ गया। अगर नहीं आता तो मैं बोलता क्या? दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, दिस is -1, बट हियर इट इज 1 1। नाउ फॉर ऑन टू, यहां पे इस क्वेश्चन में क्या करोगे जिगर मेरा? थोड़ा डिफरेंटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंटली करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे कोई चीज ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा हिंट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे जिगर मेरा, यू नो दैट f of x इज y, सबको पता है ना, f of x को हम दूसरा नाम y भी बोलते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 3 - 4x? और समझ आया हीरो? तो जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो y किसके बराबर? यहां पे x का वैल्यू निकालो, तो ये बनेगा जिगर मेरा, ये बनेगा 4x, यहां लाओ 3 - y, x का वैल्यू आएगा बराबर 3 - y बाई 4। तो x का वैल्यू 3 - y बाई 4 है, तो x का वैल्यू 3 - y बाई 4 यहां पे डाल दो, f of x में डाल दो, तो यहां पे आएगा, यहां पे जिगर मेरा ये आएगा f of x किसके बराबर आएगा? ये आएगा 3 - 4 टाइम्स x का वैल्यू 3 - y बाई 4। और समझ आया जिगर मेरा? सिंपल तो है, 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो y मिल गया। तो f of x आपको y के बराबर मिला। अगर आपको f of x y के बराबर आता है तो आप बोलते हो दैट द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। सो मैं बोलूंगा देयरफॉर द फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां पे इसको नोट करोगे, ये इसके आने के चांसेस काफी है। इसका दूसरा पार्ट भी है एक्सरसाइज में, वो भी करते जाना। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस लेक्चर। Let f mapped n to n defined by f of n is equal to this. State whether the function f is bijective and justify your answer. हमें दिखाना है क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव दिखाने के लिए क्या करना होता है? मैंने बोला था बाइजेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो 1 1 भी हो, जो ऑन टू भी हो। चलो चेक करते हैं 1 1 के लिए। फंक्शन देखो पहले क्या है फंक्शन। So function is f of x is equal to n plus 1 by 2 when n is odd, and n by 2 आपको यूज करना है when n is even। लेकिन फॉर ऑल जो n उठाओगे वो नेचुरल नंबर में से उठाओगे।
चेक करना है वेदर दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट, मतलब 1 1 चेक करना है, ऑन टू चेक करना है। चलो 1 1 के लिए चेक करते हैं, फॉर 1 1 नेशनल नंबर के लिए चेक करते हैं। तो अगर नेशनल नंबर में से उठाना है, द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेशनल नंबर टू नेशनल नंबर, तो यहां से पहला ही 1 उठाऊंगा, तो 1 मतलब और नंबर है, तो 1 अगर उठाऊंगा, अगर मैं यहां पे f(1) चेक करूंगा, तो f(1) का मतलब है 1 इज ऑड, तो ये वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा, तो 1 + 1 इज 2/2, तो यहां पे 1 आएगा। और समझ आया जिगर मेरा, समझ आया। अब क्या करूंगा काम, अब मैं उठाऊंगा 2, इवन नंबर मतलब नेशनल नंबर में से 2 उठाऊंगा, तो जब मैं 2 उठाऊंगा 2 इज एन इवन नंबर, तो 2/2 आएगा फिर से। तो यहां से आपको एक चीज तो पता चल गई, दैट f(1) और f(2) का वैल्यू सेम आ गया 1, f(1) इज 1, f(2) इज 1, और समझ आया। लेकिन क्या 1 और 2 इक्वल है? नहीं है इक्वल। जब 1 और 2 इक्वल नहीं है, बट f(1) इज इक्वल टू f(2), तो आप बोलोगे द फंक्शन इज नॉट 1 1। सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट, f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। सो अगर फंक्शन 1 1 है ही नहीं, तो बाद में क्या करें, बाद में क्या करना, वो बाइजेक्टिव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉर अ फंक्शन टू बी बाइजेक्टिव इट मस्ट बी 1 1 एज वेल एज ऑन्ट। और समझ आया जिगर मेरा, तो वो दूसरी चीज करने की जरूरत नहीं है। अगर तब भी एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आ गया, तो आप आराम से इसको ऑन टू भी चेक कर सकते हो। एक बार y इज इक्वल टू n + 1/2 ले लो व्हेन n इज ऑड, दूसरी बार y इज इक्वल टू n/2 ले लो व्हेन n इज इवन, तो एक बार ऑड आएगा, एक बार इवन आएगा, तो ये फंक्शन ऑन टू आता है। लेकिन हमें उससे लेना देना नहीं है, बिकॉज ये फंक्शन 1 1 ही नहीं आया। अगर फंक्शन 1 1 ही नहीं आया, तो अगर फिर ऑन टू है, तो मैं बोलूंगा दिस फंक्शन इज 1 1 बट इट इज ऑन टू, बट इट इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। हमें ये दिखाना था क्या, स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। नो, इट इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। और समझ आया जिगर मेरा। नाउ इसके बाद देखते हैं हाँ। So this was all about chapter relations and functions. आप क्या करोगे जिगर मेरा, as you all know कि ORCC से हर साल 90% से ज्यादा ही पेपर आता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहीं से आता है। सो आई होप कि आप इन वीडियो लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली फॉलो करोगे तब तक जब तक हम ये सीरीज खत्म करते हैं, और आपको भी अच्छा फायदा मिलेगा, एंड इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करेगा। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।